मैं एक वाहिद पाकिस्तानी हूँ, वाहिद मुसलमान हूँ जिसने RNC रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब को टिकट दिया गया था उसमें बोलने का एजाज हासिल है मुझे। मेरी पार्टी का नाम पाकिस्तान है और मैं सिर्फ पाकिस्तान को प्रमोट करूंगा, पाकिस्तान की खामियां उजागर करूंगा। कोई लोग मुझे कोई रा का एजेंट कहता है, कोई ISI का एजेंट कहता है, मेरा किसी किस्म का किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। मुझे शौक था कि मैं हिस्ट्री को पढ़ूं, बिलखसूस कि हम कौन हैं। डोनाल्ड लू खुद इस चीज का इजहार किया कि साइफर एक झूठ था। काशी अच्छा होता कि डोनाल्ड लू साहब 2024 इलेक्शन के बारे में उन्होंने बातें की है, लेकिन 2018 के इलेक्शन की भी बातें करते, बताते कि उस वक्त जो आर्मी रजीम थी वो किस तरीके से मुर्शिद पाक और उनकी पार्टी को लेकर आई। नवाज शरीफ को उन्होंने लंदन भेज दिया। जिन लोगों से मैं मुतासर हूँ इस कैबिनेट में मोहसिन नकवी साहब हैं, दूसरा नाम औरंगजेब साहब का है, आहद चीमा साहब है, शहबाज शरीफ साहब जिनके बारे में खुद लोग उनको स्पीड कहते हैं। मेरा नाम साजिद तारड़ है और मैं वाशिंगटन DC से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे अपने व्लॉग का ये पहला ब्लॉग है और इसमें मैं बताना चाहूँगा आज अपने पहले शो में कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेरी ख्वाहिशात क्या है, मैं कौन हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, फिर अमेरिकन हूँ और एक कंजर्वेटिव हूँ। मेरी तालीम मैंने लॉ किया, यहाँ से LLM किया और बिज़नेस में मैंने आज मुझे 25 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो मैं 3 चीज़ों पे बोलने की कोशिश करूँगा, सियासत पर, पाकिस्तान के हालात पर, भारत के साथ पाकिस्तान के रिलेशनशिप और अमेरिका के साथ रिलेशनशिप, इन दोनों ममालिक के, उस खित्ते पे और अमेरिका में। अब मैं बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे एज ए लॉ स्टूडेंट आया। मेरा पाकिस्तान के पंजाब के एक छोटे से शहर मंडी बहाउद्दीन से मेरा ताल्लुक है। मैं वहीं पैदा हुआ, मेरे वालिद साहब वकील थे, मेरी वालदा टीचर थी, लेकिन मैंने अर्ली डेज़ अपने इस्लामाबाद के अंदर गुजारे। उसके बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी गया और उसके बाद अमेरिका आया, तो मैंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा अमेरिका में गुजारा है। वाशिंगटन DC के बिल्कुल पास हूँ मैं और मेरा ज़्यादातर रिलेशनशिप में अपने आप को एक पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ और मेरे कुछ जो सर्विसेज हैं एज एन अमेरिकन, एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि मैंने अपनी स्टेट के अंदर कई सियासी ओहदों पे रहा हूँ जो कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स थी, लेकिन मुझे 2016 में प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए काम करने का मौका मिला। मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट कि अभी तक मैं एक वाहिद पाकिस्तानी हूँ, वाहिद मुसलमान हूँ जिसने RNC रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब को टिकट दिया गया था उसमें बोलने का एजाज़ हासिल है मुझे। उसके बाद मैं उसी साल 2016 में इनाग्रेशन पे मुझे बोलने का मौका मिला और उसके बाद 2020 की कैंपेन में मेरा सबसे बड़ा एजाज़ समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की अपनी कैंपेन के वेबसाइट पर मेरा इंट्रोडक्शन भी था और मेरा अपना एक पेज था। मेरे रिलेशनशिप उनके साथ काफ़ी अरसा रहे। मैं उनको माइनॉरिटीज़ और डाइवर्सिटी के लिहाज से उनको एडवाइस भी करता रहा। दूसरा, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं हेड हूँ, मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका, जिसका सिर्फ़ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि आने वाली जनरेशन को बताया जा सके कि सियासत में किस तरह हिस्सा लेना है। और वो एक बाई पार्टिसन ऑर्गेनाइजेशन है। मैं बिल्कुल किसी को ये नहीं कहता कि आप लाजमी ही रिपब्लिकन बने। मेरी उसमें ख्वाहिश यही है कि मुसलमान अगर अमेरिका में है तो वो अपने लेजिस्लेटर्स जो हैं उनके साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करें और उनके बच्चे सियासत में हिस्सा ले सकें। उससे आगे चलूँगा कि मैं अपने इस ब्लॉग में मेरा किसी सियासी पार्टी को प्रमोट करने का कोई प्रोग्राम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर मेरा किसी सियासी पार्टी के साथ रिलेशनशिप नहीं है, ना मैं किसी को प्रमोट करता हूँ। मेरी पार्टी का नाम पाकिस्तान है और मैं सिर्फ पाकिस्तान को प्रमोट करूँगा, पाकिस्तान की खामियां उजागर करूँगा। इसी सिलसिले में मैं पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया पर हूँ और कोई लोग मुझे कोई रा का एजेंट कहता है, कोई ISI का एजेंट कहता है, मेरा किसी किस्म का किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। पाकिस्तान मेरी मादरे मिल्लत है, अमेरिका माई होमलैंड है, दोनों से मुझे मोहब्बत है। और इस 1947 से पहले मैं अभी तक ये भी समझता हूँ कि उस खित्ते के साथ भी मेरा एक रिलेशनशिप है जिसका नाम भारत है। मैं भारत में कई दफ़ा सरकारी डेलीगेशंस के साथ जा चुका हूँ और मैं जब भी गया हूँ उतना ही प्यार मिला है जितना पाकिस्तान से मिला है। मेरा उस खुद खित्ते के साथ रिलेशनशिप है। मैं मुसलसल 2 सिविलाइजेशन, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, टैक्सला और इन सारी सिविलाइजेशन पे रिसर्च कर रहा हूँ और बिल्कुल अपनी आइडेंटिटी को तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी आइडेंटिटी बिलखसूस जो हम लोग दरिया झेलम के किनारे पे रहते हैं, वहाँ से या चनाब के पंजाब के रहने वाले लोग, इट्स अ ह्यूज हिस्ट्री, क्योंकि जो भी फॉरेन इन्वेडर आया सबसे पहले हमारा मुकाबला, हमारे एंसेस्टर्स का मुकाबला उनके साथ हुआ।
मैं जिस शहर से हूँ, मंडी बहाउद्दीन से, वहाँ की हिस्ट्री है कि राजा पोरस की जंग हुई वहाँ अलेक्जेंडर के साथ। मैं आने वाले अपने ब्लॉग्स में आपको उनके बारे में भी एजुकेट करता रहूँगा। मैंने उस वॉर को और राजा पोरस को बड़ी डिटेल से पढ़ा है। उसके बाद मुझे शौक़ था कि मैं हिस्ट्री को पढ़ूँ, बिलखसूस कि हम कौन हैं। वेद आर्यन, जो कि मैं खुद एक जट ट्राइब से बिलोंग करता हूँ, तो जो वेद आर्यन वहाँ पे आए और बड़ा अरसा और वेद की किताबें अपने साथ लेकर आए। टेक्सलाइक यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी जिसमें 1000 से ज़्यादा टीचर्स मौजूद थे। अलेक्जेंडर इस यूनिवर्सिटी से बहुत इम्प्रेस था। फिर उसके बाद मैंने डिटेल में पढ़ने की कोशिश की, चाणक्य कॉन्सेप्ट उनका, उसके बाद गुप्ता सिविलाइजेशन, चंद्रगुप्ता, अशोका, और उसके बाद 2 सिविलाइजेशंस, इंडस वैली, इंडस रिवर सिविलाइजेशन और गंगा जमुना सिविलाइजेशन, क्योंकि माजी के अंदर अगर देखा जाए तो ज़्यादातर आबादियाँ दरियाओं के आसपास होती थी। तो मैं इन सब को पढ़ रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, आपके साथ शेयर करता रहूँगा हिस्ट्री के हवाले से। उससे अगला एक डिस्क्लेमर चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगी, ये सिर्फ मेरी अपनी एक पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी को कन्विंस नहीं करूँगा, इसमें गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें मेरी रेफरेंस बेस्ड होंगी। मैं मजहबी शख्स नहीं हूँ, किसी मज़हब के साथ मेरी कोई नफ़रत नहीं है। मैं हर मज़हब को अच्छा मज़हब समझता हूँ अगर उस पर अमल किया जाए, क्योंकि हर मज़हब का फोकस एक ही है, सेंटर एक ही है कि एक दूसरे से प्यार करो, मोहब्बत करो और किसी चीज़ को दुख ना दो। तो मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि किसी के मजहबी ख्यालात को या किसी के फीलिंग्स को ठेस ना पहुँचाऊँ। मैं सबसे ज़्यादा कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान का ख़ासकर उस खित्ते के अंदर जो रोल है उसके बारे में बात करता रहूं, और उसमें सिर्फ ये लाजमी ज़हन में रखिएगा कि मैं पाकिस्तान के सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करूंगा, पाकिस्तान को चलाने वालों को क्रिटिसाइज़ करूंगा। मैं अपनी मादरे मिल्लत को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता, ना करूंगा। उसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है, चलाने वालों का कसूर है, तो उसको क्रिटिसाइज़ करना मैं समझता हूँ कि मेरी ड्यूटी है, इखलाक की ड्यूटी है ये मेरी। इससे आगे चलते हैं। मैं हफ्ते में 2 ब्लॉग किया करूंगा और आपको अपनी ओपिनियन बताता रहा करूंगा कि व्हाट आई थिंक अबाउट इट, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दैट रीजन, बिलखसूस पाकिस्तान, भारत और अमेरिका के हवाले से, और व्हाट एवर इज़ इन बिटवीन। कोशिश करूंगा कि जो चीज़ें मेन स्ट्रीम मीडिया से आप तक नहीं पहुंच सकती वो पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरा ये पैशन है। मैंने सारी ज़िंदगी पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा, 2 दफ़ा लॉ स्कूल गया, और ये मेरा शौक़ है, मेरा पैशन है, और वरना मैं समझता हूँ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल जो सबसे बड़ा टॉपिक इस वक्त चल रहा है वो डोनाल्ड लू का है। डोनाल्ड लू पहले लोग भूल चुके थे, लेकिन आजकल फिर दोबारा ख़बरों में है, उनको ज़िंदा कर दिया गया है बड़ी डिटेल के साथ। कांग्रेस कैपिटल हिल के ऊपर कांग्रेस में उनकी सब कमेटी ने उस पर हीयरिंग की, और आजकल लोग पाकिस्तान के अंदर कई मफरूज़े कायम कर रहे हैं। उससे क्या निकलता है? सबसे पहले तो 3 चीज़ें डोनाल्ड लू की इस अपीयरेंस से नज़र आई। सबसे पहले तो उन्होंने खुद इस चीज़ का इजहार किया कि साइफर एक झूठ था, और इस तरीके से उनका कोई प्लान नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज की जाए। दूसरा, इस हवाले से ये मैं कहना चाहूँगा कि जब भी अगर कोई रजीम चेंज करना चाहे तो वो लोगों को बता के नहीं करते। डोनाल्ड लू और सब लोगों को पता था कि उस वक्त वहाँ पे हमारे पाकिस्तान एम्बेसी का स्टाफ बैठ कर नोट्स ले रहा था। तो आपका क्या ख्याल है कि डोनाल्ड लू को जब पता था कि लोग नोट्स ले रहे हैं तो वो इस तरह की बातें करेंगे? और दूसरी, इसमें इस तरह के साइफर आना रूटीन का हिस्सा है, डिप्लोमेटिक रूटीन का हिस्सा है। डिमार्च करना ये भी रूटीन का हिस्सा है। लेकिन इसकी वीडियो भी आ चुकी है कि मुर्शद पाक ने कहा था आज़म खां को कि आओ हम इस पे खेलेंगे, इस पे हम कैपिटलाइज करेंगे। 55 जलसे किए, एंटी अमेरिकन जो जज्बात थे लोगों के उसके साथ खेला गया, और क्या ही खूबसूरत है कि उन जज्बात को उजागर करके एंटी अमेरिका आज उन्हीं सेनेटरों और कांग्रेसमैनों के ऊपर मिलियंस और मिलियंस डॉलर्स लॉबी पे खर्च करके उन्हीं की मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं कि हमें बचाया जाए, हमें इलेक्शन फेक है, जेल में मुलाकात की जाए। मैं काश ही अच्छा होता कि डोनाल्ड लू साहब 2024 के बारे में, इलेक्शन के बारे में उन्होंने बातें की हैं, लेकिन 2018 के इलेक्शन की भी बातें बताते कि उस वक्त जो आर्मी रजीम थी वो किस तरीके से मुर्शद पाक और उनकी पार्टी को लेकर आई और नवाज शरीफ को उन्होंने लंदन भेज दिया। अब दूसरी बात उसमें से क्या निकली है कि दूसरा, उसमें डोनाल्ड लू की इस प्रेजेंटेशन, इस कैपिटल हिल पे आने का दूसरा सबसे बड़ा इस क्या निकला है, उसमें से निकला ये है कि पूरी दुनिया को पता चल गया है कि अगर डॉलर लगाए जाएं, अगर लॉबी पे पैसे लगाए जाएं अमेरिका में, तो कांग्रेसमैन और सेनेटर किस तरह तोते की तरह बोलते हैं।
अमेरिका का अपना डिप्लोमेटिक सिस्टम नंगा हो चुका है। और इस वक्त मैं समझता हूँ जो ब्रैड शर्मन साहब ने कहा है कि अमेरिकन एम्बेसडर को चाहिए कि वो फ़ौरन जाके खान साहब को चेक करे कि किस तरीके से उन्होंने 6 महीने में 35 लाख के राने और मुर्गे और देसी घी खाया है। काश ये अच्छा होता कि ब्रैड शर्मन अपने बॉर्डर की बात करते। अमेरिका का हर शहर जो है वो गाजा बन चुका है, काश वो उस पर तवज्जो देते। काश वो गाजा की जंग के बारे में बात करते। काश जो रेड सी के अंदर इस वक्त अमेरिकन इकानमी जो हॉस्टेज बन चुकी है उस पर बात करते। लेकिन ब्रैड शर्मन ने प्रेफर किया है क्योंकि डॉलर बोलते हैं और इस वक्त डॉलर सर चढ़ के बोल रहे हैं। तीन से चार कंपनियां लॉबी फर्म्स हायर की जा चुकी हैं और वो इस वक्त अपना काम दिखा रही है। तीसरी चीज़ इसमें से जो निकली है, जो मेरे जैसे आदमी के लिए लम्हा फिक्रिया था, काश कभी पाकिस्तान का मुकदमा भी मेरे पाकिस्तानी भाई इसी तरह लड़ते अमेरिका के अंदर। काश ये गाजा के लिए बाहर निकलते, काश ये कश्मीर के लिए निकलते, काश इस तरह की और चीज़ें होती, गुर्बत के खिलाफ निकलते पाकिस्तान। सैलाब के लिए अभी तक लोग जो हैं वो तरस रहे हैं, काश ये उनके लिए पैसा खर्च होता। लेकिन आज एक फ़र्द वाहिद है जो, मैं अब सियासी पार्टी नहीं कहता, मैं अब उसको मजहबी पार्टी कहता हूँ क्योंकि उनका नाम चेंज हो चुका है, उनको मुर्शद कहा जाता है। इसके साथ मैं ये कहूँगा कि आज रेफरेंस इस मुर्शद के लिहाज से उनके एक वकील साहब जब उनको मिल के आए थे आज से कुछ अर्सा पहले, तो उन्होंने जेल से एक आधी खाली पानी की बोतल लेकर आए थे। तो पीटीआई के वर्कर्स ने कहा था कि इस पानी की बोतल को जाके पाकिस्तान के दरियाओं में डाल दो ताकि ये बरकत हो। तो वो सियासी पार्टी नहीं है, मजहबी पार्टी बन चुकी है। और मेरे ख्याल में मेरी अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से जहाँ डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जहाँ लोगों की तालीम नहीं होती वहाँ पे मज़हब सर चढ़ के बोलता है। इसी की एक मिसाल है, आजकल हमारे मीडिया में बहुत पॉपुलर है शुफ वाले पीर साहब। किस तरीके से ना उन्हें नमाज आती है, ना उन्हें कोई सूरा आती है, लेकिन लोगों के साथ वो कैंसर का इलाज भी कर रहे हैं और वो लोगों के साथ उनकी आंखों का इलाज भी और टांगों का इलाज भी कर रहे हैं। आज अगर देखा जाए तो मेरे जैसे लोग कई नाम उम्मीद हैं कि किस तरीके से 3.5 साल काले जादू के साथ एक इस्लामिक एटॉमिक पावर को चलाया गया। यही एक ट्रेजेडी है। मैं खुद खान साहब का बहुत बड़ा मुरीद रहा हूँ, बड़ा मानने वाला था उनका। मैं खुद तब्दीली के ख्वाब देखता रहा हूँ। आज मेरे ख्वाब क्यों चकनाचूर हो चुके हैं? क्योंकि अब 3.5 साल की परफॉर्मेंस सामने पड़ी है। उस्मान बुज़दार साहब हैं, वो नज़र आ रहे हैं। इनके अपने वज़ीर जो सारे अमेरिकन और ब्रिटिश थे, उनकी कारकर्दगी सामने नज़र आ रही है। किस तरीके से खान साहब ने तालिबान को सपोर्ट करते रहे, तालिबान को जेलों से निकाला गया। किस तरीके से जब यूक्रेन की जंग थी और आखिरी दिन खान साहब रशिया के अंदर थे, किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी, आज मेरा मुल्क जो है वो आइसोलेटेड है। ईरान भी नाराज़ है, अफगानिस्तान के साथ आप हालते जंग में है, इंडिया के साथ आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं है, चाइना भी नाराज़ है। लेकिन ये आज से नहीं है। खान साहब ने कभी कहा कि ग़ुलामी के शक्ल तोड़ दिए हैं, कभी उन्होंने फरमाया कि उसामा बिन लादेन जो है वो शहीद है, कभी इन्होंने जेलों से तालिबान को निकाला और कभी इन्होंने, इनके अपना शेख रशीद साहब का बयान है कि 5,000 से ज़्यादा तालिबान की फैमिलियाँ इस्लामाबाद पिंडी के नज़दीक सारी सेटल हैं। आज इनसे पूछना चाहिए कि इस एक हफ्ते में 3 हमले उन्होंने किए, जिसमें 2 ऑफिसर भी शहीद हो चुके हैं और कई लोग जो है अपनी जानें खो चुके हैं। इनका जवाब कौन देगा? कौम को चाहिए कि 250 मिलियन लोग हैं, इनको चाहिए ये पूछें इनसे कि ये क्या हुआ है, अकाउंटेबल इनको बनाया जाए, इनसे पूछा जाए। लेकिन देखें, अब पाकिस्तान के अंदर एक सियासी खिचड़ी है इस वक्त। जो नई कैबिनेट है उसमें कई अच्छे नाम हैं, इसमें कोई शक नहीं है। शहबाज शरीफ, मैं होपफुल रहूँगा, रहने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑप्टिमिस्टिक रहने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन लोगों से मैं मुतासर हूँ इस कैबिनेट में, मोहसिन नकवी साहब हैं, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, अमेरिका से पढ़े हैं, CNN के साथ काम करने का तजर्बा है उनको, और 1.5 साल में उन्होंने प्रूव किया है कि ही इज़ अ गुड मैनेजर। दूसरा नाम औरंगजेब साहब का है, यूपेन से पढ़े, वॉर्टन बिजनेस स्कूल से पढ़ के गए, ट्रेनिंग उनकी JP मॉर्गन और सिटी बैंक की है, और पिछली दफ़ा फैटफ के अंदर भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा काम किया। अपने एक बहुत बड़ी सैलरी और बहुत अच्छा जॉब छोड़कर इस वक्त वो पाकिस्तान को सर्व करने के लिए पाकिस्तान गए हैं। मैं उनसे इम्प्रेस्ड हूँ, उनको कुछ टाइम देना चाहूँगा। आहद चीमा साहब हैं, वेरी गुड परफॉर्मर। शहबाज शरीफ साहब, जिनके बारे में खुद लोग उनको स्पीड कहते हैं, देखते हैं कि वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। क्या कर इस वक्त IMF की पेमेंट आ रही है। IMF का नया पैकेज उन्होंने खुद फरमाया है कि बहुत ज़रूरी है, लेना होगा हमें।
لیکن میں خواہش کروں گا کہ اس کے ساتھ ہی قوم کو یہ بھی بتائیں کہ ہم کس طریقے سے IMF کے چنگل سے جان چھڑائیں گے اپنے، کیسے ہم اگلے فیز میں جائیں گے۔ میری خواہش ہے کہ میں کسی سے سنوں کہ کس طریقے سے لگژری گڈز پہ پابندی لگائی جائے گی، کس طریقے سے اس وقت پاکستان کو ایک اقتصادی ایمرجنسی کی ضرورت ہے، اکنامک ایمرجنسی، کس طریقے سے ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے گا۔ پاکستان الٹیمیٹلی این ایگریکلچر کنٹری، کس طریقے سے ایگریکلچر کو امپروو کیا جائے گا۔ میری خواہش ہوگی میں کسی کے منہ سے یہ سنوں کہ ہم اگلی نسل کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کس طرح سکھائیں گے۔ ابھی ریسنٹلی پتہ چلا ہے کہ جب گوگل اور مائکروسافٹ کے CEO جو کہ دونوں بھارتی نژاد ہیں، جب بھارت گئے تھے تو دو چیزیں جو میں نے وہ اس آرٹیکل میں پڑھی تھی کہ ایک تو اس وقت بھارت کے اندر 5 ملین سے زیادہ کمپیوٹر پروگرامر موجود ہیں، دوسرا ان دونوں نے مائکروسافٹ کے CEO اور گوگل کے CEO نے جا کے وعدہ کیا ہے کہ وہ بھارت میں ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنائیں گے جس سے وہ 1 لاکھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اسپیشلسٹ کو پروڈیوس کریں گے 1 سال کے اندر اندر۔ میری بھی یہ خواہش ہے کہ میرے مادر ملت میں لوگ 250 ملین لوگوں کے بچوں کو روزانہ جو کہتے ہیں کہ یہ سیاست نہیں جہاد ہے، حالانکہ ان کے اپنے بچے لندن اور امریکہ کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھ رہے ہیں، لیکن میرے قوم کے بچوں کو انہوں نے کسی اور دوسرے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے۔ جہاد کرنا ہے، شوق ہے آپ کو، آپ کریں، ضرور کریں، لیکن جہالت کے خلاف کریں، اپنی غربت کے خلاف جہاد کریں۔ اسی میسج کو میں کوشش کروں گا، یہی میرا ٹارگٹ ہے، یہی میری سوچ ہے۔ دوسرا میں آخر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ اس پاکستان کے لیے کیا میری سوچ ہے، میری کیا خواہش ہے۔ وہ خواہش یہ ہے کہ پاکستان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک کرے، بھارت کے ساتھ، ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، ایران اور افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کرے، سمگلنگ نہ کرے۔ دوسرا یہ میری خواہش ہوگی کہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ شروع کیا جائے۔ اگر UAE اور اسرائیل ٹریڈ کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اگر بھارت اور چائنا جو کہ حالت جنگ میں ہے، اگر وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اس وقت امریکہ اور چائنا کولڈ وار میں جا چکے ہیں، اگر وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے بڑا فائدہ کس کا ہوگا؟ لوگوں کا فائدہ ہوگا، انفلیشن کم ہوگی، مہنگائی کم ہوگی، اور جب ٹریڈ ہوگا، اکانومی ٹھیک ہوگی تو دوسرے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ میری خواہش ہے اور میں اسی پہ کام کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج مجھے اجازت دیں، اگلے پروگرام تک پاکستان زندہ باد۔